गुड इवनिंग वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और आज की क्लास में शुरुआत करेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन कौन सी घटनाएं हुई उसकी बात करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ और मुस्लिम लीग किस तरह से अलग पाकिस्तान की मांग करा और किस तरह से जो अन्य जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने किस तरह से किया, किस तरह से भारत के लोग जो हैं एक एक तरफ से दूसरे तरफ गए। बहुत बंगाल में किस तरह से दंगे हुए, इन सभी क्वेश्चन टॉपिक्स पे डिस्कस किया था। आज की क्लास में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में स्वतंत्रता के बाद कैसी स्थिति रही भारत में, इसकी चर्चा करेंगे और देखेंगे किस तरह से आगे हमारा देश आगे बढ़ा और किस तरह से कानून व्यवस्था बनी, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये समय काल है 1947 का। सॉरी, अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ और उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। बंटवारे की वजह से बहुत सारे लोग इधर से उधर हुए, है ना। और भारत में भी आप देखेंगे यहाँ पे 80 लाख शरणार्थी दिया हुआ है, जिसकी इतने ज्यादा लोग जो हैं भारत में शरण लिए। भारत से भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान, जिनको लगा कि पाकिस्तान में उनके हित सुरक्षित रहेंगे, वो पाकिस्तान चले गए। और जिनको लगा कि भारत में उनके हित या उनको अच्छी तरह से उनका जीवन यापन हो पाएगा, वो भारत की तरफ आ गए, है ना। आप देख पा रहे हैं ये आंकड़ा 80 लाख है, जो कि पाकिस्तान से भारत आ गए थे। और इन लोगों को रहने के लिए इंतजाम करना, उन्हें रोजगार देना, ये सब जो है भारत सरकार की प्रायोरिटी थी, है ना। इसके बाद कई सारे देशी रियासतें थी, लगभग आप देखेंगे कि 500 रियासतें थी या नवाबों के शासन में चल रही थी। अब देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ, है ना, तो अंग्रेज भारत छोड़ के जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि जब भारत को आजाद कर दिया जाएगा, आजाद हो जाएगा भारत, तो इसके कई सारे टुकड़े हो जाएंगे, है ना। हालांकि पहला टुकड़ा तो वो खुद ही करके गए थे, है ना। दो टुकड़े करके वो खुद ही चले गए थे। एक आप देखेंगे कि पाकिस्तान था, है ना, और आगे चल करके एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान था। और उन्हीं पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में से आप देखेंगे कि एक बांग्लादेश नामक देश बनकर निकला, है ना। अब देखिए, इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल करने के लिए एक जो कार्य योजना होनी चाहिए, वो बनाना बहुत मुश्किल काम था कि किस तरह से ये 500 जो रियासतें हैं उनको भारत में मिलाया जाए। ये बहुत मुश्किल काम था और शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था, है ना। और लंबे दौर में एक जो नवजात राष्ट्र होता है ना, जो नया नया अभी नए राष्ट्र के रूप में बना था, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था विकसित करनी थी जहां यहाँ के लोगों की आशाओं, यहाँ आकांक्षाओं को मीन्स की सबसे अच्छी तरह से व्यक्त कर सके, है ना। और वही 1947 में आप देखेंगे कि भारत की आबादी जो है काफी बड़ी थी। आप देखिएगा कि उस समय 34.5 करोड़ की आबादी थी। इसी को कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी आबादी थी। अब आप समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में जहाँ पे ये समझ लीजिए कि इसका 4 गुना, 4 टाइम्स बड़ी आबादी जो है हमारे देश की वर्तमान में है। ऐसे में उस समय जब इतनी बड़ी चुनौती रही होगी, तो वर्तमान समय में कितनी बड़ी चुनौती होगी आप समझ सकते हैं। अब देखिएगा, और ये आबादी भी आपस में बटी हुई थी, कई इसमें ऊंची जाति, नीची जाति,
और ये जो हिंदू बहुल समुदाय था, अन्य धर्मों को मानने वाले में भारतीय भी थे, है ना? और इस विशाल देश में अलग-अलग तरह की बोली बोली जाती थी, भाषाएँ अलग-अलग थी उनकी। उनके पहनावों में फ़र्क था, उनके खान-पान, काम-धंधों में भारी विविधता थी। ऐसे में सभी को एक सूत्र में पिरो कर रखना, बाँध कर रखना एक बहुत मुश्किल काम था, है ना? और इसी में आप देखेंगे कि आगे आप ये देखिएगा कि ये इलाहाबाद में महात्मा गांधी की ये एक्चुअली जो है अ, महात्मा गांधी की मृत्यु की बात की गई है। अ, उससे पहले हम लोग थोड़ा-सा और डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये देखेंगे हम लोग कि एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। और स्वतंत्रता के समय आप देखेंगे के साथ ही विकास भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। और भारत एक विशाल संख्या वाले गांव में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। और ऐसी अर्थव्यवस्था में गैर कृषि क्षेत्रों की अ, जो स्थिति थी वो भी बहुत खराब थी। जो है अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था, क्योंकि ये सभी फसल पर ही निर्भर होते थे, है ना? फसल अच्छी हुई तो इन सभी नाई, बढ़ई, बुनकर इन सभी को भी फसल का कुछ हिस्सा जो है किसान दिया करते थे, है ना? उनके काम के बदले में। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधाओं की व्यवस्था नहीं थी। और इस विशाल आबादी को गरीबों के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ानी जरूरी थी, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था, जहाँ लोगों को रोजगार मिल सके। तो इस तरह की समस्या जो है भारत के सामने थी। और इन सभी समस्याओं को का समाधान जो है भारत को ढूँढना था। और इसी स्थिति में आप देखेंगे कि किस तरह से भारत को जो मिला वो एक खंडित राष्ट्र मिला। खंडित राष्ट्र कहने का मतलब कि पाकिस्तान अ, जो है भारत से विभाजित हो गया। एकता और विकास की प्रक्रियाओं के साथ-साथ चलना था। और भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद जो मतभेद था, जो कि अंग्रेजों ने करने का काम किया था, उसको दूर करना था। अगर ये दूर नहीं किया जाता तो क्या होता, बहुत ही हिंसक और खतरनाक टकराव होता। और लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ सकते थे। कहीं ऊंची जाति तो कहीं नीची जाति के बीच भेदभाव था, कहीं हिंदू मुसलमान के बीच तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। और दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो ज्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था, है ना? अब देखिएगा कि दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश की राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। देखिएगा जो संविधान सभा की ये बैठक हुई, है ना? उसके बाद से लेकर के ये देखेंगे 1946 से लेकर के और नवंबर 49 तक, मीन्स कि ये जो हमारा संविधान है इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये इस इतना वक्त लगा है। 2 years 11 month 18 days, है ना? तो ये पूरा पूरा जो है आप देखेंगे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। और ये संविधान जो है इसमें आप देखेंगे 300 भारतीयों ने देश के राजनीति के भविष्य के बारे में फैसला लिया। और इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई। लेकिन जो जितने भी पूरे भारत के जो प्रतिनिधि हैं,
इसके सदस्य थे। आप देखेंगे कि किन, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, है ना। हमने जानते हैं कि 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन चूंकि 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, है ना। तो इसी उपलक्ष्य में, इसी को याद करते हुए, है ना, जो है 26 जनवरी तक का वेट किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस तरह से आप देखेंगे कि ये संविधान जब लागू हो गया, इसमें किस तरह के उतार चढ़ाव आए वो देखेंगे और किस किस तरह के प्रावधान किए गए। अब देखिएगा, हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। मीन्स कि सभी को, और इसमें जो उम्र रखी गई थी वो रखी गई थी 21 साल। इसकी 21 साल से ज्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था, है ना। और यह एक क्रांतिकारी कदम था और इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं था, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब भारतीयों को अपना नेता चुनने का अधिकार मिलता है तो किस तरह से वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। गुड इवनिंग हरदेव। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग स्वतंत्रता के बाद भारत की चर्चा कर रहे हैं और इसमें ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में दिया गया था और यहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला और इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफी लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया और वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। और इसके विपरीत आप देखेंगे कि दूसरे देशों में क्या हो रहा था। भारत में आजादी के कुछ समय बाद ही ये फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हो या गरीब हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, है ना। तो ये देखिएगा कि देश के दूसरे हिस्से जैसे विश्व के दूसरे हिस्सों में जैसे कि ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, इन सभी देशों में जो है जनता को, वहां के लोगों को जो अधिकार दिए गए वो टुकड़े में दिए गए, टुकड़ों टुकड़ों में दिए गए। लेकिन भारत में ये देखेंगे कि आजादी के साथ ही सभी स्त्री पुरुष, चाहे गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, सभी वर्ग को जो है एक साथ ये अधिकार मिल गया। ठीक है, तो ये जो है दूसरे देशों और भारत में अंतर था। इतने विकसित होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका में महिलाओं को वोट करने का अधिकार जो है धीरे धीरे, मीन्स की टुकड़ों टुकड़ों में दिया गया, है ना। आप देखेंगे कि सबसे पहले पुरुषों को वोट देने का अधिकार था, वो भी संपन्न, जो अमीर थे उनको, फिर उसके बाद जो एजुकेटेड थे उनको, फिर उनके बाद जो मजदूर पुरुष थे उनको, और उसके बाद सबसे अंत में महिलाओं को अधिकार दिया गया। भारत में सबको एक साथ ये अधिकार दे दिया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिएगा यहाँ पे ये संविधान के उद्देश्यों पर रोशनी डालने वाले प्रभाव को पढ़ते हुए जवाहरलाल नेहरू। तो ये देखेंगे कि ये संविधान सभा की बैठक हो रही है और इसमें सभी लोग जो हैं बैठे हुए हैं। किस तरह से उस समय का ये संसद भवन आप देख सकते हैं। अब धीरे धीरे अब तो भारत सरकार जो है नया संसद भवन भारत का बनना शुरू हो गया है और जल्द ही भारत का एक नया संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस होगा। चलिए अब देखिएगा, संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नजर में समान माना गया। और भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए, है ना। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। उन्होंने
अपने समर्थन में उन्होंने अपने बात के समर्थन में पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मीन्स की मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। वैसे ही भारत में भी बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि भारत जो है एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो, लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो बहुत सारे जो लोग थे, लगभग 300 लोगों का ये ग्रुप था, जो जिस पे लंबी बहस हुई, और लंबी बहस के बाद अब देखिएगा आगे क्या है कि भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बनना चाहता और न ही बनना चाहिए, है ना। और मुसलमानों के अलावा भारत में सिख, ईसाई भी बड़ी संख्या में रहते हैं, है ना। और इसके अलावा पारसी, जैन और अन्य धर्म के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे। अब देखिए क्या है, चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी समुदाय के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो है लोगों को मीन्स की अधिकार दिए जा रहे थे। जिस तरह से हिंदुओं को अधिकार था, वैसे ही सभी समुदायों को अधिकार देने की बात कही गई आजादी के बाद संविधान के अकॉर्डिंग। अब देखिए संविधान की विशेषता यह थी, तीसरी विशेषता, कि इसमें समाज के निर्धन, सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी और भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया था, है ना। और अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। और कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके। अब देखिएगा कुछ लोग जो हैं उनका ये मानना था, है ना, कि जो यहाँ पे देखिएगा कि रिजर्वेशन, जो सरकारी नौकरियों में जब कुछ रिजर्वेशन दी गई, तो कुछ लोगों का मानना था कि अछूत, जिन्हें हरिजन कहा जाता है, इनके पास जो है न तो शैक्षणिक योग्यता होती है और भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में इनको नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि संविधान सभा के सदस्य एच.जे. खांडेकर ने कहा था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है ना। मीन्स की जो निम्न जातियों की जो स्थिति है या हरिजनों की जो ये स्थिति है, उसके जिम्मेदार कौन है? ये उच्च जाति के लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था कि हमें हजारों साल तक दबा कर रखा गया है और आप लोग ने हमें अपनी सेवाओं में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। तो देखिएगा इस तरह से, क्योंकि इतने लंबे समय तक जो हरिजन थे वो इस तरह से दबे हुए थे, कुचले हुए थे, है ना। और जो उच्च तबके के लोग थे या फिर ये कह लीजिए कि जो व्यवस्था बनाई गई थी, या तो चाहे वो अंग्रेज हों चाहे उससे पहले की जो व्यवस्था थी, अंग्रेजों के समय में भी आप देखेंगे कि 3 तरह की व्यवस्था है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उसमें सबसे ऊंचे पद पे जो है जमींदार। ये जो जमींदार थे ना, ये जमींदार ही जो थे, यही यहीं से शुरुआत होती है कि जमींदार उच्च वर्ग के लोग होते थे, है ना। और इन जमींदारों के घर पे नौकर चाकर या इनको जो इनके यहाँ जो काम करने वाले लोग होते थे, वो कौन से होते थे? ये हरिजन ही होते थे, निम्न वर्ग के लोग होते थे, चाहे वो उनके कपड़े धुलने वाले, चाहे उनके बाल काटने वाले या उनके खेतों में काम करने वाले, है ना। तो एक तरह से तो ये जो थे गरीबी में हमेशा रहे,
तो इनके दिमाग, शरीर, मीन्स की इवन हृदय तक भी जो है वो काम कर पाने में सक्षम थे। लेकिन देखिए, जैसे जैसे जब तक इनको अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। और देखेंगे यहाँ पे कि कुछ ऐसी चीजें और भी कही गई जिनकी चर्चा यहाँ पे, कि भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासी और अनुसूचित जातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण आरक्षण दिया गया, है ना। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था, चाहे वो आदिवासी हो या अनुसूचित जनजाति हो, है ना। इन सभी को भी जो है, अब देखिएगा दो तरह के यहाँ पे है, विधायिका और नौकरी। विधायिका कहने का मतलब है कि जो चुनाव लड़ने में जो आरक्षण होता है ना, ये दिया गया। उसके साथ साथ नौकरियों में भी आरक्षण दिए गए, है ना। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे और उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय के बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। ऐसे में संविधान ने उन्हें जो नए अधिकार मिले, उसका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। हमारे संविधान में आप देखेंगे कि जो अनुसूचियां हैं, उसमें 5वीं अनुसूची में आप देखेंगे कि 5वीं अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है कि किस तरह से आदिवासी और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के अधिकार होंगे और उनकी जमीन पर कब्जा करने का किसी को अधिकार नहीं होगा। मीन्स की इनकी जमीन को वहीं के लोग खरीद सकते हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ही खरीद सकते, दूसरे लोग इनकी जमीन को नहीं खरीद सकते। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल जो है वो सभी सरकार के हाथ में, उसके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं, है ना। अब देखिए, संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर लंबी चर्चा की और कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए और उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। और कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता और आजादी मिलनी चाहिए। और मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिएगा अलग अलग विचार आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है केंद्र सरकार को अधिक शक्ति देनी चाहिए, कुछ लोगों का मानना था कि राज्य सरकार को अधिक शक्ति देनी चाहिए, है ना। अब देखिए यहीं पे शक्तियों का विभाजन होता है जो कि अनुसूची में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जिसमें जो है 3 प्रकार के विषय को दिए गए हैं और उसमें आप देखेंगे कि जो है समवर्ती सूची होगा, संघ सूची और राज्य सूची, है ना। तो 3 में अब तो एक संघ सूची होगा, उस सूची में शामिल विषयों पे कानून बनाने का अधिकार संघ का होगा। जो राज्य सूची के विषय होंगे उस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य का होगा और समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का होगा। ये सब हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे। समवर्ती सूची और कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन में। आते हैं देखते हैं, मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों में कुशलक्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकार के ऊपर ही होना चाहिए और इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूची में बांटा गया, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। ये देखिएगा, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब देखिएगा केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों को रखा गया था और ऐसे विषय जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषय जो है राज्य सरकारों के ऊपर थी, है ना। और समवर्ती सूची में जैसे कि वन, कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिसके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे, है ना। अब संविधान सभा में भाषा के सवाल पर तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों को मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए, है ना। और उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए। उनका कहना सही था, है ना। तो अब देखेंगे कि जो
अंग्रेजी है वो हमारे जो भाषा है उसमें नहीं दिया गया है। अब देखिएगा, परंतु लोग हिंदी नहीं बोलते थे, उनकी राय अलग थी। जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे और संविधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्णामाचारी, देखिएगा भारत में उत्तर भारत के लोग जो हैं जो ज्यादातर हिंदी बोलते हैं ना, लेकिन आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो अलग अलग राज्य हैं और उनकी जो भाषा है वो अलग अलग है, वो अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, है ना। कोई लोग जो तमिल है तमिल बोलते हैं, तमिलनाडु के लोग, है ना। कोई लोग उड़ीसा में है उड़िया भाषा बोलते हैं, है ना। आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे तेलुगु बोला, सॉरी, यहाँ पे अलग भाषाएं बोली जाती है ना। कुछ कुछ भाग में तमिल बोला जाता है ना। और कुछ भाग में आप तेलुगु बोला जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कर्नाटका में और गोवा में कन्नड़ बोला जाता है ना। तो अलग अलग, महाराष्ट्र में मराठी है। तो अलग अलग भाषाएं बोले जाने वाले लोग अब किस तरह से आएंगे, है ना। तो उन्होंने देखिएगा टीटी कृष्णामाचारी हैं, उन्होंने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हम पर हिंदी थोपी गई तो वहां के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। और इस विवाद से बचने के लिए आखिर बीच का रास्ता निकाला गया और संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं और विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में आज भी देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में ही बहस होती है ना। बाकी देश के जो हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट में वहाँ के लोकल लैंग्वेज जो होते हैं उनमें जो है सुनवाई होती है ना। तो हाई कोर्ट की भाषा क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है उसको इंग्लिश ही रखा गया है। चलिए, तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से भाषाओं का और अन्य चीजों को जो है भारतीय संविधान में डाला गया। और जो सभी को, जैसे कि चाहे वो दक्षिण भारतीय लोग हों या उत्तर भारतीय लोग हों, सभी को एक सूत्र में पिरोया गया, ताकि जो है लोगों को जो है भारत जो है एक विशाल देश बने और पूरा संगठित देश बने, है ना। तो इस तरह से स्वतंत्रता के बाद भारत का ये था। हम लोग एक क्लास और करेंगे जिसमें देशी रियासतों को पढ़ेंगे कि किस तरह से देशी रियासतों को शामिल किया गया, है ना। उसके बाद हमारा ज्योग्राफी की क्लास शुरू होगी 8 बजे से ही। और चलिए, तो ये ज्योग्राफी की क्लास होगी। चलिए, तो बहुत छोटी छोटी क्लासेस हो रही हैं आजकल। एक क्लास और होगी उसके बाद। और एक चीज और आप बता दूं कि 9 PM पे मेरी क्लास होगी अभी, हरदेव अनअकैडमी पे। और उसमें हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे, MCQs, है ना। मेडिवल हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस हैं उसमें, है ना। तो अभी 9 PM पे जुड़ेंगे फिर दोबारा से अनअकैडमी पे। और आप लोग मुझे प्रवीण ऐश्वर्या के नाम से अनअकैडमी पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सोशल मीडिया लिंक्स जहाँ से आपको मेरी क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिंक दिए हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है उसमें। तो आप सभी वहाँ पे जुड़ जाइएगा ग्रुप में, ताकि आने वाली क्लासेस के जो भी लिंक्स वगैरह होंगे आपको उस ग्रुप के माध्यम से मिल जाए, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे नंबर, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं।